गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इमोशनल डेवलपमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड इमोशनलिटी। तो अगर मैं संवेगात्मक विकास की बात करूं तो बच्चे का जो संवेगात्मक विकास होता है उसके लिए उसके जो संवेग होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो बच्चे के संवेगात्मक विकास और व्यवहार का जो अर्थ है वो उसके संवेग होते हैं। अब हमारे संवेग कौन कौन से हैं? प्रेम है, दया है, सहानुभूति है, घृणा है, गुस्सा है, ठीक है, क्रोध है, ये सभी संवेग होते हैं। अगर प्रेम, हर्ष और उत्सुकता की बात करें तो ये कौन से संवेग है? ये पॉजिटिव इमोशंस है। ठीक है, पॉजिटिव, अभिनंदनीय जिसको हम कहते हैं संवेग। ये संवेग हमारा शारीरिक विकास करेंगे, मानसिक विकास करेंगे, नैतिक विकास करेंगे, हर तरह का विकास इसके द्वारा होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जो नकारात्मक, जो निंदनीय जो संवेग हैं, जैसे भय है, क्रोध है, ईर्ष्या है, घृणा है, ये विकास को विकृत करते हैं, ये विकास को कुंठित करते हैं। ठीक है, तो ये जो संवेग शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया गया है और लैटिन भाषा का एक शब्द है ई मूवेरे, EMOVERE, ई मूवेरे, जिसका मतलब होता है विच मीन्स टू स्टिर अप, टू स्टिर अप, TOTOSTIR, स्टिर UP अप, या हम कह सकते हैं टू एक्साइट, EXCIT, या टू एजिटेट, AGITAT, एजिटेट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संवेग शब्द है ये इसका मतलब होता है उत्तेजित दशा, है ना, उत्तेजित दशा को ये दर्शाता है। बहुत सारे स्कॉलर्स ने, साइकोलॉजिस्ट्स ने इसको अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है कि जो संवेग है, जैसे वुडवर्थ ने भी यही कहा कि संवेग जो है ये व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वुडवर्थ ने क्या कहा? इमोशंस है क्या? इमोशंस इज ए मूव्ड और स्टीयर्ड अप, जो अभी मैंने परिभाषा दी, इमूवरे, जिसको मैंने कहा लैटिन भाषा के शब्द से निकला है, टू स्टीयर अप, टू एजिटेट, टू एक्साइट। ठीक है, तो वुडवर्थ ने भी यही कहा कि इट इज ए मूव्ड और स्टीयर्ड अप स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी जीवित प्राणी, उसको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं। इट इज डिस्टर्ब्ड मस्कुलर एंड ग्रैनुलर एक्टिविटी, जो हमारी मांसपेशियों से संबंधित जो क्रिया है, जो ग्रंथियों से संबंधित क्रिया है, उसकी जो डिस्टर्बेंस है वो क्या है? वो हमारे संवेग है। तो संवेग जो है ये किसी भी प्रकार का जो आवेश है, आवेश आने पर व्यक्ति भड़क उठता है, उत्तेजित हो जाता है, तो उस अवस्था को हम संवेग कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो इमोशनल डेवलपमेंट होती है ये चाइल्डहुड में किस तरह से होती है। चाइल्डहुड का पीरियड मैंने आपको बताया था 6 से 12 साल तक का है और एडोलेसेंस का 13 से 18 या 19 वर्ष का है। तो अब आप ये देखो कि हम पढ़ने जा रहे हैं कि चाइल्डहुड की बात कर लेते हैं आज, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड इमोशनलिटी, है ना, कि ये जो बाल्यावस्था होती है इसके दौरान जो संवेग होते हैं उनकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि चिल्ड्रंस इमोशंस आर ब्रीफ। दिस योर फर्स्ट पॉइंट। चिल्ड्रन की जो इमोशंस होती हैं ब्रीफ होता है, संक्षिप्त होती हैं, वो थोड़ी देर के लिए होती हैं। यंग मतलब अंडर एज, अंडर जो अंडर एज, उसको यंग ही बोलेंगे। यंग चाइल्ड जो है, यंग चाइल्ड इमोशंस लास्ट होता है, रहती हैं ओनली ए फ्यू मिनट्स। जो अंडर एज चाइल्ड है उसकी जो संवेग होते हैं वो कुछ समय तक रहते हैं, लास्ट ओनली फॉर ए फ्यू मिनट्स, एंड देन एंड अब्रप्टली, ABRUPTLY, अब्रप्टली मतलब एकाएक, अचानक, कि इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो उनके जो संवेग होते हैं
वो कुछ देर के लिए होते हैं और बाद में एकदम से अचानक से वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है। बाय एक्सप्रेसिंग द इमोशन ही सिंपली क्लियर्स हिज सिस्टम एंड एज ए रिजल्ट द इमोशंस लास्ट फॉर ए रिलेटिवली शॉर्ट टाइम। जो भी इस तरह से जो इमोशन आते हैं वो अपनी बात को कुछ देर के लिए साझा करते हैं और उसके बाद वो इमोशंस क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। सेकंड आता है चिल्ड्रंस इमोशंस आर इंटेंस। इंटेंस होता है तीव्र। बाल्यावस्था में जो बच्चे के संवेग होते हैं वो तीव्र होते हैं। ठीक है। यंग चिल्ड्रंस इमोशंस आर मार्क्ड बाय इंटेंसिटी विच इज सेल्डम ऑब्जर्व्ड इन द इमोशनल रिएक्शंस ऑफ एन अडल्ट। These are no gradations in the emotional response of a child। तो ऐसी अवस्था में हम ये देखते हैं कि बच्चे के जो इमोशंस होते हैं वो बहुत तीव्र होते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है चिल्ड्रंस इमोशंस आर ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी होता है अस्थायी। वही बात आ गई, थोड़ी देर के लिए, है ना। बाय ट्रांजिटरी वी मीन शिफ्टिंग एंड देयर इज शिफ्टिंग ऑफ इमोशंस। शिफ्टिंग ऑफ इमोशंस, जैसे अभी वो हंस रहा है, थोड़ी देर में रोना लग पड़ेगा। अभी रो रहा है तो हंसने लग पड़ेगा। अभी आंसू आ रहे हैं तो एकदम से बंद कर दिए उसने रोना। फ्रॉम टीयर्स टू स्माइल्स, फ्रॉम जेलसी टू अफेक्शन। अभी उसको थोड़ी सी जेलसी हुई थी लेकिन थोड़ी देर में प्यार आ गया, है ना। तो 6 से 12 साल तक के बच्चों में हम ये चीज देख सकते हैं। ठीक है। इट ऑल्सो मीन्स चेंज इन इमोशनल रिएक्शंस। देयर इज चेंज इन इमोशनल रिएक्शंस। उसकी जो संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं उसमें हम परिवर्तन देखते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है चिल्ड्रंस इमोशंस अपीयर फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली होता है बार बार, लगातार। तो जो उसके संवेग हैं इनको हम बार बार देख सकते हैं। चिल्ड्रंस इमोशंस अपीयर मोर फ्रीक्वेंटली देन दोज ऑफ ए टिपिकल अडल्ट। एक अडल्ट की बजाय उसके इमोशंस होते हैं वो बार बार हम देखते हैं। क्या रीजन है? द रीजन इज दैट एज द चाइल्ड ग्रोज older he has greater ability to make adjustment to situations that justifiable call forth emotional reactions that he had when he was younger and less experienced। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसको अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करना भी आ जाता है ना। होता है वैसे। तो एक अडल्ट जो होता है वो अपनी इमोशंस को कई बार दबा भी लेता है कि कब मैं गुस्से को व्यक्त करूं, कब नहीं करूं। गुस्सा आया तो दबा लेगा वो। लेकिन यहाँ पर जो इमोशंस होते हैं वो लगातार आप देख सकते हैं जो इस अवस्था में होते हैं। ठीक है। देन दोज ऑफ एन अडल्ट चाइल्ड। द नेक्स्ट वन इज चिल्ड्रंस इमोशनल रिस्पॉन्सेज आर डिफरेंट। देयर इज ए होल वेरिएबिलिटी इन द इमोशनल रिस्पॉन्स ऑफ चिल्ड्रन। जो संवेगात्मक प्रतिक्रिया एक बच्चे की होती है उसमें भी कहता चेंजेस हैं। ठीक है। वो कैसे हम बता सकते हैं? कोई भी एग्जांपल आप इसमें देख सकते हैं। वन चाइल्ड इन फियर विल रन आउट ऑफ रूम, अनदर में हाइड बिहाइंड हिज मदर्स शर्ट एंड सो ऑन। कोई एग्जांपल आपने दे सकते हैं। कोई बच्चा होता है वो डर गया तो वो क्या करता है, वो अपने कमरे से भाग जाएगा। एक और बच्चा है वो अपने आप को माता की शर्ट के पीछे, है ना, या दुपट्टे में अपने आप को जो है वो छुपा लेगा अगर कोई ऐसा उसने काम गलत कर दिया है तो। होता है ना ऐसे। तो अलग अलग तरह का इमोशंस हैं। इमोशनल जो रिस्पॉन्सेज हैं ये डिफरेंट हैं। कहाँ एक बच्चा एक माँ के पल्लू में छिप रहा है और कहाँ एक बच्चा जो है वो कमरे से भाग रहा है, डर रहा है क्योंकि उसको डर है। तो अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेज हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आ सकता है चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर इमोशंस डायरेक्टली और एज दे फील देम। जिस तरह का रिस्पॉन्स, जिस तरह की इमोशन होगी उस तरह का रिस्पॉन्स बच्चे का होगा। कैसे? जो अडल्ट होते हैं उनके जो रिस्पॉन्स होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, अप्रत्यक्ष। लेकिन जो इस अवस्था के जो बच्चे हैं 6 से 12 साल तक के, उनके रिस्पॉन्सेज जैसे हैं वैसे ही होते हैं। वो उसमें कोई बनावटीपन नहीं, प्रत्यक्ष है वो। ठीक है। लेकिन जो अडल्ट्स हैं वो जानते हैं कि हाउ दे कैन हाइड देयर इमोशंस।
तो यू कैन ऐड मोर देन दिस, इसमें आप और ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। तो मेन जो रिस्पॉन्सेज थे जो चिल्ड्रन की जो इमोशनल डेवलपमेंट की हम बात करें चाइल्डहुड के, वो यही थे। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से कारक हैं जो इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशंस और इमोशनल डेवलपमेंट। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि पॉइंट लिखने से पहले थोड़ी सी भूमिका आप बांध सकते हैं कि एट ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जो भी विकास की अवस्थाएं हैं, चाहे बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, ठीक है, अडल्टहुड है, जैसे भी है, विकास की जितनी भी अवस्थाएं हैं, इनमें जो इमोशनल डेवलपमेंट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कुछ एक कारक हैं जिनका जो इमोशंस को प्रभावित करते हैं, ठीक है, और वो हर स्टेज जो डेवलपमेंट की है उस पर प्रभावित करते हैं। तो इट इज वेरी इसेंशियल फॉर टीचर टू नो द फैक्टर्स विच अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। तो इन्हीं फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम कुछ कारकों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला फैक्टर आता है स्कूल एनवायरनमेंट। जो स्कूल एनवायरनमेंट है ये कहीं ना कहीं इमोशनल डेवलपमेंट में अपना भूमिका निभाता है। स्कूल डेवलपमेंट या स्कूल एनवायरनमेंट जो है, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एज फार एज द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज कंसर्न्ड। ठीक है, जब बच्चा स्कूल में जाता है, एडमिशन लेता है, तो वहाँ के एटमोसफियर से वो परिचित नहीं होता। वहाँ का एटमोसफियर उसके लिए एक अजनबी एटमोसफियर होता है। ठीक है, in the beginning when a child gets admission in a school for the first time, he is totally strange for that environment. He is totally strange for that environment. Consequently he himself does not feel secure. वो अपने आप को secure feel नहीं करता। Therefore failures in school create emotional disturbances. Due to this emotional disturbances, child starts truancy. स्कूल का वातावरण उसको रास नहीं आ रहा, तो उसकी जो संवेग होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कुंठाएं आ जाती हैं, और वो स्कूल में अगर आ भी जाए तो सोचता है कि एक पहला पेड़ लगाया मैंने, अब मैं भाग जाता हूँ यहाँ से, है ना। तो एक भगोड़े की जो स्थिति है वो पैदा हो जाती है। ट्रांसी शब्द है इसमें, TRUANCY। चाइल्ड स्टार्ट्स ट्रांसी, व्हाई? ड्यू टू दिस इमोशनल डिस्टर्बेंस। उसके जो संवेग है उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान आ गया है, उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस आ गई है, इसलिए वो ऐसा करता है। कई बार घर से तो आ जाता है वो, लेकिन स्कूल नहीं जाता, बाहर ही टाइम व्यतीत कर रहा है कहीं, और स्कूल आया तो वहां से भाग गया। ठीक है, सो जो टीचिंग मेथड है टीचर्स के, और जो को-करिकुलर एक्टिविटीज हैं, टीचिंग मेथड एज वेल एज को-करिकुलर एक्टिविटीज, दे प्रोवाइड ए डायरेक्शन टू द इमोशनलिटी ऑफ द चाइल्ड। अगर बच्चे को खेल कूद में भी हम लगाएं, पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में हम उसको मोटिवेट करें, तो उसकी जो इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं। ठीक है, और स्कूल का जो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, स्टाफ है, उसके साथ उसके जो रिलेशन है, स्टूडेंट के साथ जो रिलेशन है, ये कहीं ना कहीं एक या दूसरे तरीके से उसके इमोशन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ schools, headmasters, staff and students also affect the emotions in one or the another way. Second point आता है family and neighborhood environment. अगर आप ध्यान दें तो जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसमें फैमिली और नेबरहुड का एनवायरनमेंट भी एक बहुत महत्व अपने आप में रखता है। ठीक है, इट इज ऑफन ऑब्जर्व दैट चिल्ड्रन हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ इमिटेशन। आपने देखा होगा बच्चों में नकल करने की प्रवृत्ति होती है। दे इमिटेट द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड पर्सन ऑफ द नेबरहुड। अपने आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उनकी वो नकल करते हैं, घर के जो सदस्य होते हैं उनकी वो नकल करते हैं। इफ द एटमोसफियर इन द फैमिली एंड नेबरहुड इज गुड, अगर परिवार में और नेबरहुड में, पड़ोस में वातावरण अच्छा है, द चाइल्ड वुड रिस्पॉन्ड इन द सेम वे, तो बच्चा वैसे ही व्यवहार करेगा। हेंस other components of the environment of the family are economic condition of the family। और भी बहुत सारे घटक हैं जो कि एनवायरनमेंट, फैमिली के एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं, जैसे इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक जो स्तर है फैमिली का, कि किस तरह से
घर का गुजारा चलता है, घर के लोग क्या करते हैं, उनकी आय वगैरह का स्रोत क्या है, घर में कितने सदस्य हैं, ठीक है। और जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है, फैमिलीज नेगेटिव एटीट्यूड, इट डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ चाइल्ड इमोशनल डेवलपमेंट। अगर घर परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वातावरण जो है वो लड़ाई का है, पॉजिटिविटी है नहीं, नकारात्मकता की ओर ज्यादा रुझान है, तो फिर जाहिर है बच्चे के जो संवेग है उसमें कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, ठीक है, वो आहत होते हैं। तीसरा पॉइंट आता है हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। हेल्थ और फिजिकल डेवलपमेंट का भी उसके संवेगों पर प्रभाव देखा जा सकता है, ठीक है। समटाइम्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिफेक्ट्स क्रिएट इमोशनल प्रॉब्लम्स। आंतरिक और जो बाह्य रुकावटें हैं, व्यवधान हैं, खराबियां हैं, ये कहीं ना कहीं संवेगात्मक जो समस्याएं हैं उनको बढ़ाती हैं, ठीक है। बिकॉज मैनी चिल्ड्रन बिकम अनस्टेबल ड्यू टू देयर डिजीज और बैड हेल्थ। एक बच्चे का स्वास्थ्य सही नहीं होगा, उसको कोई बीमारी लगी होगी, तो कहीं ना कहीं उसका संवेगात्मक विकास जो है वो बाध्य होगा, प्रभावित होगा। समटाइम्स इमोशनल डेवलपमेंट सीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू द डिफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ देयर ग्लैंड्स। बच्चे की जो ग्रंथियां हैं, पसीने की ग्रंथियां, स्वीट ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, कई तरह की ग्रंथियां हैं, ठीक है, थायराइड ग्लैंड्स, तो ये जो ग्रंथियां होती हैं ये भी इमोशनल डेवलपमेंट्स को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। Hence, for normal emotional development of the child, normal functioning of glands is very very essential. हमारी जो ग्रंथियां हैं ये नॉर्मल काम करते रहें ताकि हमारा जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है वो ना हो और हमारी इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो नॉर्मल हो, उसका विकास होता रहे, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी, बौद्धिक जो दक्षता है। बौद्धिक दक्षता जो है ये भी संवेगात्मकता को और बुद्धि को प्रभावित करती है। इमोशनल जो डिस्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशंस पुट ऑब्स्टेकल्स इन इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी। जहां तक संवेगात्मक निराशाओं की, कुंठाओं की, संकट की बात की जाए, इमोशनल डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब संकट, एंड फ्रस्ट्रेशन मतलब निराशा, दैट पुट ऑब्स्टेकल्स मतलब बाधाएं, ये बाधा पैदा करती है इन द इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी। जो बौद्धिक दक्षता है इसमें ये कहीं ना कहीं बाधा पैदा करती है। कौन करती है बाधा पैदा? जो संवेगात्मक निराशाएं हैं, कुंठाएं हैं। अनहैप्पी पर्सन और चाइल्ड कैनॉट कंसंट्रेट इन एनी टास्क। कोई बच्चा खुश नहीं है तो वो किसी काम में उसका जी नहीं लगेगा, ठीक है। मिल्ड फ्रस्ट्रेशन ऑल्सो अफेक्ट इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी। अब आपने देखा होगा हल्की निराशा भी है, वो भी कहीं ना कहीं, थोड़ी बहुत निराशा भी है, वो भी बौद्धिक जो दक्षता होती है उस पर प्रभाव डालती है, ठीक है। तो एक इंटेलिजेंट जो पर्सन है, ही कैन कंट्रोल हिज सिचुएशंस थ्रू हिज लॉजिक पावर एंड थिंकिंग पावर। एक समझदार बौद्धिक व्यक्ति ही अपने तार्किक शक्ति, क्षमता से ही इन समस्याओं पर प्रहार कर सकता है और इन सिचुएशनों से बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो ही कैन यूज हिज इमोशंस इन प्रॉपर डायरेक्शन। वो अपने संवेगों को एक निश्चित दिशा में प्रयोग में ला सकता है। उसके बाद आता है एज। एज भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है इमोशंस को। विद द इंक्रीज ऑफ एज इमोशंस आल्सो अंडरगो चेंजेस। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे जो संवेग होते हैं उसमें परिवर्तन आता जाता है, ठीक है। इंक्रीज इन एज रिजल्ट्स इनटू इमोशनल मैच्योरिटी। जब हम बड़े होते जाते हैं, हमारी आयु बढ़ती जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारे में संवेगात्मक जो परिपक्वता है वो हम देखते हैं, महसूस करते हैं, ठीक है। हमारे जो संवेग होते हैं परिपक्व हो जाते हैं। कहाँ गुस्सा करना, कहाँ नहीं करना, ठीक है, वो हम सीख जाते हैं। गुस्से पर काबू करना, क्रोध नहीं करना, घृणा नहीं करना बिना मतलब के, क्यों करने किसी से घृणा, ईर्ष्या वगैरह, ठीक है। इन चीजों पर हम काबू करना सीख जाते हैं। तो ये एज भी हमारी इमोशनलिटी को प्रभावित करती है। उसके बाद आता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट जो है और जो इमोशनल डेवलपमेंट है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये हमने पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा। जहां जब मैंने सोशल फैक्टर आपको बताए थे, तो मैंने आपको बताया था इमोशनल डेवलपमेंट जो है ये सोशल डेवलपमेंट का आधार है और दोनों ही वाइस वर्सा है, ठीक है। एक संवेगात्मक तौर पर परिपक्व व्यक्ति ही समाज में अपनी भूमिका को जो है वो सही तरीके से कार्यान्वित कर सकता है।
तो सोशल मैच्योरिटी के लिए, सोशल विकास के लिए इमोशनली डेवलपमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज सोशली जो माल एडजस्टेड या सोशली अंडर डेवलप्ड जो चाइल्ड है, ही विल हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वेरियस इमोशंस, है ना। तो इसलिए द डेवलपमेंट कैनॉट बी completed in the absence of one another. Both are intimately connected to each other. Social development as well as emotional development. Both are the basis of one another. ठीक है. The next point is attitude of parents. कई बार जो माता पिता का व्यवहार है वो भी बच्चे के संवेगों को प्रभावित करता है। घर में एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, माता पिता का व्यवहार उस बच्चे के प्रति, एक बच्चे के प्रति कैसा है, ठीक है। तो कई बार छोटे बच्चों को ज़्यादा प्यार करते हैं माँ बाप, बड़े को थोड़ा कम करते हैं या एक समान दृष्टि से नहीं देखते, तो वहाँ पर भी बच्चा कुंठित हो जाता है अपने प्रति उस प्रेम की कमी को देखते हुए। तो माता पिता का जो व्यवहार है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। कई बार माता पिता नौकरी कर रहे होते हैं और बच्चे की वो इतनी अच्छी तरह से परवरिश नहीं कर पाते, ठीक है, उसको उतना टाइम नहीं दे पाते। तो ऐसी स्थिति में भी कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। तो ये चीजें हैं जो प्रभावित करती हैं बच्चे को, बच्चे के जो इमोशंस हैं उसको। उसके बाद आता है फैटीग। फैटीग होता है थकान, ठीक है। तो जो हमने ऊपर फैक्टर किए, इसके अलावा कहता है ये जो इमोशनल बिहेवियर है इसको फैटीग भी प्रभावित करती है, ठीक है। क्योंकि जब हमें थकान हो जाती है तो हम थोड़े से चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, ठीक है। ए फैटिग्ड पर्सन जनरली रिमेन्स इरिटेटेड। ए फैटिग्ड पर्सन जनरली रिमेन्स, आमतौर पर वो चिड़चिड़ा हो जाता है। देयरफॉर ही टर्न्स एंग्री, तो उसको गुस्सा आ जाता है रिपीटेडली और उस गुस्से को दोहराता भी है। कंसिक्वेंटली द अनडिजायरेबल इमोशनल बिहेवियर आर रिपीटेडली चेंज्ड। तो ये जो अवांछित व्यवहार है ये हम बच्चे के अंदर देख सकते हैं, ये रिपीट होता है। उसके बाद आता है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। कई सिचुएशन ऐसी होती हैं, इन मैनी सिचुएशंस एडोलेसेंट्स फेल टू गेट ए प्रोफेशन ऑफ देयर चॉइस। एडोलेसेंट्स को वो प्रोफेशन नहीं मिलता जो उनको चाहिए था, एंड दे बिकम अनहैप्पी। तो इससे क्या होगा, वो अप्रसन्न हो जाते हैं। Similarly, sometimes youngsters and their parents have conflicts regarding the profession. कई बार यंगस्टर्स में और उनके पेरेंट्स में किसी प्रोफेशन को लेकर के विवाद भी हम देखते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो हैं ये भी इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। और नेक्स्ट आता है अदर फैक्टर्स।